क्या चाहिए? भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, स्वास्थ्य की जरूरतें चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए, और क्या चाहिए? जो पीछे वाले सेट वाले हमारी बात सुन रहे हो तो हाथ उठाइए जरा। पहले वो लोग भारत माता की जय बोलेंगे, फिर बाद वाले बोलेंगे ना। पीछे से कितनी आवाज आती है उससे अंदाजा पड़ेगा कि सुनने वाले हो कि नहीं। भारत माता की, आपको नहीं बोलना है, पीछे वालों को बोलना है, इधर वालों को अभी नहीं बोलना है। भारत माता की, भारत माता की। ये दाहिने तरफ जो लोग बैठे हैं, यदि भाषण सुनेंगे तब मानेंगे जब आप आवाज दोगे जय की। भारत माता की, भारत माता की। अब आप लोग बोल सकते हैं सभी सामूहिक, भारत माता की, भारत माता की। आप सबका हृदय से धन्यवाद इस उत्साह के लिए और संकल्प के लिए। मैं आपको प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित पार्टी के जिले के अध्यक्ष सम्माननीय मलखान सिंह जी, लोकप्रिय और सक्रिय विधायक सम्माननीय कुंवर प्रद्युम्न सिंह जी, हमारे दो ऐसे कार्यकर्ता हैं क्योंकि जो बात मैं कहने वाला हूं उसका अगर कोई साक्षी है सबसे लंबे समय से, ऐसे आदरणीय नाथूराम पन्न्या जी, उनके लिए दिल से ताली बजाइए एक बार। डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी, हमारे तीनों नगर पंचायत के सम्मानीय अध्यक्षा श्रीमती निशा राजा सिंह जी, श्रीमती किरण सोनी जी, श्रीमती गुड्डी जहार सिंह जी, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष सम्मानीय पहलवान सिंह जी, सम्मानीय गिरिजा पटेरिया जी, सम्मानीय अनिल सोनी जी, हमारे कार्यालय मंत्री अरविंद त्रिपाठी जी, सुनील मिश्रा जी, जनपद के अध्यक्ष राघव राजा जी, लेट आए तो बाद में नाम लिखा है, अभय भट्टा जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष, अन्य सभी जिले और मंडल के पदाधिकारीगण और आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार, प्रणाम। पत्रकार मित्रों, आप लोग बैठ जाओ ना। आएगी 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 आएगी। या जिसमें लगाओ। हाथ में लेके बोलना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं अभिनेता नहीं हूं, नेता ही हूं प्योरली। कुछ देर के लिए बंद कर दो, इतनी गर्मी नहीं है, तो कूलर वूलर बंद कर दो तो आवाज वैसे ही जाएगी। आवाज थोड़ा वैसे ही बढ़ा देना। पहला निवेदन तो मेरा आप सबसे ये है कि आज मैं जो भाषण करूंगा मैं आपके सांसद के नाते नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, जो एक कार्यकर्ता को कार्यकर्ता से कहना चाहिए वो बात मैं कहूंगा। मैंने पन्न्या जी का परिचय इसलिए नहीं कराया कि मैं कार्यक्रम में आपके सामने ये बताना चाहता हूं, जब मैं आपका सांसद नहीं था तब भी मैं पन्न्या जी और डॉक्टर साहब के यहाँ आता जाता था, तब भी मैं पार्टी का काम करता था, मैं तब भी उनके पैर छूता था, आज भी मैं उनके पैर छूता हूं, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो एक परिवार है। और आज जो बातें मैं करनी है, मैं कोई उपलब्धियों भी आपको नहीं गिनाना चाहता। कार्यकर्ता को हर दिन किसी न किसी माध्यम से, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार हो और चाहे हमारी केंद्र की यशस्वी नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, उस सफलताओं का, उन विकास कार्यों का ब्यौरा आपको मिलता है। वो टीवी से मिले, वो बातचीत से मिले, लगातार आपको मिलता है। और इतना मिला है कि अब हमें याद नहीं रहता कि हम बताएं क्या। ये विधायक जी जब बोल रहे थे तो नीचे से शुरू हुए, देश तक पहुंच गए। और फिर ये तय करिए कि वास्तव में हम
चुनाव में किस मुद्दे को ले जाकर चुनाव के बीच में जाना चाहते हैं। पहले तो आज संकल्प करिए। अभी हम लोग बैठे थे पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक में, तो कोर ग्रुप की बैठक थी, कम लोग थे, और ये तय हुआ कि हम पुराने कार्यकर्ताओं को एक बार संपर्क करें और उनसे कहें कि चुनाव आ गया है, आपने अपने संघर्ष और तपस्या से ये पार्टी खड़ी की है, और जो षड्यंत्र राजनीतिक पार्टियां हमारे खिलाफ में कर रही हैं उसको एक बार गंभीरता से सोचिए, मनन कीजिए और उसके बाद में कमर कसिए। मित्रों, मेरा पहला सवाल है कार्यकर्ता से। जो नए कार्यकर्ता हैं वो जरूर ध्यान से सुने। पुराने कार्यकर्ताओं को मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो खेती या मजदूरी भी करता हो, लेकिन जिसने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी में काम किया है, कभी उसके दरवाजे पर जाकर बैठकर पूछना कि तुम पार्टी में काम क्यों करते थे, तब पता चलेगा कि पार्टी में काम करने का मतलब क्या होता है। हम सरकार बनाने वाले सिर्फ लोग नहीं, सत्ता को हमने साधन माना है, हमने अपना लक्ष्य नहीं माना। और उसी का परिणाम था कि जो सरकारें हमारी चलती हैं वो गरीब आदमी के लिए चलती हैं। जिन दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर हम माला पहनाते हैं, उन दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में अगर हमें पता नहीं तो मैं उसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार हूं। वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर हम माला पहनाते हैं, अगर डॉक्टर मुखर्जी के बारे में पता नहीं तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते। विचार हमारी ताकत है, त्याग हमारी ताकत है। देश के सामने आने वाली चुनौतियों से लड़ना और उसका समाधान देना, सरकार बनाकर, वो भारतीय जनता पार्टी है, वो हमारा विचार है। उसमें मैं तमाम उन लोगों से जो पढ़े लिखे हों या ना हो, आज के जमाने में ये नहीं कह सकते हम कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है। जो नौजवान पीढ़ी 2003 के बाद आज मतदाता बनी है, वो अच्छी तरह से पढ़ी लिखी है, वो नहीं कह सकती कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। इसलिए वो ये भी कहने के अधिकारी नहीं कि उन्हें लोगों के बारे में पता नहीं, उन्हें विचार के बारे में पता नहीं। लेकिन अगर वो पीढ़ी इस विचार से दूर है तो मैं उससे निवेदन करना चाहता हूं कि मित्रों, सिर्फ चुनाव लड़ना ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत नहीं है। संगठन का विश्वास अर्जित करना, संगठन को मजबूत करना, किसी भी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में हर समस्या का हम समाधान दे सके, इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। तो पहले अपनी तरफ उंगली उठाइए कि मेरे गांव में अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति, क्या मैं समस्या का समाधान लेने का सामर्थ्य रखता हूं? क्या मैं कभी अपने गांव के बारे में सोचता हूं, अपनी ग्राम पंचायत के विस्तार के बारे में सोचता हूं? देश के प्रधानमंत्री 2014 में बने थे और उसमें उन्होंने कहा, 2019 में फिर जीते, तो 2019 में उन्होंने कहा था देश की आजादी के जब 75 वर्ष होंगे तब इस देश की तस्वीर कैसी होगी। तो लोगों ने कहा था कि अरे 2019 का चुनाव बीच में है और ये 2022 की बात कर रहे हैं। ये लोगों ने कहा था 2019 में लोगों ने विश्वास का मत दिया, दोबारा नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, देश की आजादी के 75 वर्ष का जो महोत्सव है इसी 15 अगस्त 2023 को पूरा होगा। 15 अगस्त 2022 को 75 साल पूरे हो गए आजादी के। एक साल बाद तक इसलिए मनाया गया कि लोगों को, आने वाली पीढ़ी को पता चले कि ये आजादी फूल भेंट करने से नहीं मिली, सिर कटाकर बलिदान देने से मिली है, ये याद रखना होगा। हमने शहीदों को बुलाया, हमने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि आपने वंशवाद को प्रश्रय दिया, आपने आजादी के आंदोलन को अपने कांग्रेस के डिब्बे में बंद कर दिया, नेहरू परिवार के पास कैद कर लिया। जिन लोगों ने बलिदान दिया उनसे ज्यादा मैं बलिदानियों की तुलना करना नहीं चाहता, लेकिन मैं पूछता हूं कि आखिर वो कौन लोग थे जिनने अपना सर्वस्व नष्ट कर दिया और इतिहास के पन्नों में उनको स्थान नहीं मिला? क्या ये सच्चाई नहीं है? इसका गुनाह किसी के सिर पर तो जाएगा। और इसलिए मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की आजादी के जब 75 वर्ष होंगे तो वो गुमनाम शहीद जिनका बलिदान तो बड़ा था लेकिन उन्हें इतिहास में स्थान नहीं मिला,
सबसे पहले उनको स्थान हम देंगे। और आज भी आप जाइए, कोई हवाई जहाज में यात्रा करता है, कोई भी दिन कोई शहीद इस देश की धरती पर बलिदान हुआ जिसका इतिहास में नाम नहीं है, वो एयर स्टेज फोन लगाकर कहती है ये आजादी का अमृत महोत्सव है, इसमें ये आज का दिन इनके नाम पर दर्ज है, इन्हें देश की आजादी के लिए बलिदान दिया था। हमारी पुस्तकों में नहीं, हमारे इतिहास में नहीं, लेकिन लोगों के दिलों में वो बलिदान का स्मरण था और इसलिए हमने उसको लाकर खड़ा किया। जब मैं दीनदयाल जी की बात करता हूं, हमारी कोई भी योजना राज्य की हो, केंद्र की हो, गरीब के इर्द गिर्द है, मातृशक्ति के सम्मान के लिए है। मैं केंद्र की योजनाएं कहता हूं, मुझे सफलता नहीं गिनानी, लेकिन कई बार ये माताएं बहनें बैठी हैं, आप मोदी का स्मरण करते हो, मोदी को सम्मान देते हो, मोदी जी के नाम पर वोट देते हो, लेकिन उस वोट के देने के पीछे कारण है तो दीनदयाल जी उपाध्याय का वो दर्शन है। उन्होंने कहा था कि दरिद्र नारायण की सेवा ईश्वर की सच्ची सेवा है, उसके चरणों में अपने पुष्पों को भेंट करिए। और हम जैसे लोगों से जब पूछा गया था राजनीति में क्यों आए हो और हमसे क्या मांगा गया था, हमसे कहा गया था कि जवानी का फूल भारत माता के चरणों में अर्पित कर दो। ये नहीं मांगा गया था कि आप सांसद और विधायक बनोगे। मेरी डायरी में जब पहले पन्ने पर लिखा गया था तो यही लिखा गया था, हम नौजवान हैं, हम अपने जवानी के इस पुष्प को भारत माता के चरणों में अर्पित कर दें। इसलिए नौकरी, धंधा, व्यापार ये सब हटाकर समाज की सेवा के लिए हमें आगे बढ़ना ये संकल्प था। और इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, उन लोगों से पूछे जो पुराने कार्यकर्ता है जिन्हें सिर्फ अपमान सहने के अलावा कुछ नहीं मिला नहीं, आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। और आज जब हमसे पूछा जाता है तो हम कहते हैं हमको ये मिला नहीं इसलिए हम गुस्सा है। कोई घर बैठ जाता है, कोई गुस्सा हो जाता है, कोई दुखी बनकर बैठ जाता है, कोई कहता हमें सम्मान मिला, कोई कहता हमें सम्मान नहीं मिला। अरे हम अपने सम्मान के लिए राजनीति में नहीं आए, हम गरीब आदमी को सम्मान बराबर का मिले उस बात के लिए आए हैं। क्योंकि दीनदयाल जी ने कहा था कि जो पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा है, चाहे वो शिक्षा में पीछे रह जाए, चाहे वो साधन में पीछे रह जाए, चाहे वो सम्मान में पीछे रह जाए, अगर उसको अपनी बराबरी पर लाकर खड़ा करोगे तो तुम्हारी राजनीतिक सफलता मानी जाएगी। ये दीनदयाल जी उपाध्याय का मंत्र है। इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कम से कम सबके घरों में पक्का मकान होगा। किसी के का मकान 4 कमरे का होगा, किसी का 5 कमरे का, किसी का 10 कमरे का होगा। गरीब आदमी के सिर पर भी कम से कम 1 कमरे की पक्की छत होनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री ने कहा। क्योंकि अगर बिजली हमारे पास है तो उसके पास भी होना चाहिए, गैस हमारे पास है तो उसके पास भी होना चाहिए, मेरे घर में शौचालय है तो उसके पास भी शौचालय होना चाहिए, मेरे पास वो पैसा है अपना इलाज और अपने परिवार का इलाज कराने के लिए, तो गरीब आदमी के पास में 5 लाख रुपया साल में खर्च करने का आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। उसके पैसे के अभाव के कारण उसकी गरीबी उसके ऊपर भारी नहीं पड़नी चाहिए। पढ़ाई की बराबरी हो रही है, जहां पर अमीर का बेटा पढ़ता हुआ गरीब का बेटा भी पढ़ सकता है, लेकिन साधन चाहिए। क्या चाहिए? भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, स्वास्थ्य की जरूरतें चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए। और क्या चाहिए? हमें स्वावलंबी भारत की तरफ आगे बढ़ना होगा। और अगर हमें किसी नौजवान को रोजगार देना है तो रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होती। क्या हम रोजगार देने वाले बन सकते हैं? क्या हम पढ़े लिखे लोग अपने आधार पर आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ सकते हैं? दुनिया में अपने मुकाम को हम हासिल कर सकते हैं? हमने इस पर विचार नहीं किया। जनसंघ के प्रस्तावों को पढ़िए, उन्होंने कहा था कि छोटे बांध बनाइए, उन्होंने बड़े बांधों का विरोध किया था। कांग्रेस ने भारत में गलती की, बड़े बांध बनाकर, लेकिन जनसंघ ने हमेशा कहा छोटे बांध बनाइए और उसके बाद में लोगों के खेतों तक पानी पहुंचाइए, पीने के पानी की समस्या खत्म होगी। लेकिन इसके लंबे कालखंड में कांग्रेस ने नहीं किया। मैं कांग्रेस से सवाल करना चाहता हूं, जरा आप जवाब देंगे कि 75 साल की आजादी के बाद इस देश के 17% लोगों के पास पाइपलाइन से पानी था, लेकिन शुद्ध पानी आप हिंदुस्तान के लोगों को नहीं दे सके। क्या इसका जवाब कांग्रेस के पास है? लेकिन आज मैं गर्व करता हूं, मैं उसी विभाग का मंत्री हूं। हमारा लक्ष्य तय है कि 2024 तक देश के हर परिवार को पाइपलाइन से शुद्ध पानी पहुंचाने का संकल्प है। और इसलिए मैं कहता हूं हमारी परिस्थिति, हम 64 करोड़ 23 लाख लोगों के पास जब जल जीवन मिशन शुरू हुआ था तो 2019 में पानी था। वो कुल परिवारों की जो आबादी है उसका 17% था। और आज
64% पर पहुंच गया। 12 करोड़ 60 लाख परिवारों को आज से 4 दिन पहले पानी पहुंच गया। और इसलिए मुझे लगता है कि जरा इस पर विचार कर, चुनौती है जहां पानी का सोर्स नहीं है, पानी कहां से लेकर आओ, उसके लिए भी योजना बनाई। आपका पड़ोस का जिला है दमोह, मेरी लोकसभा का हिस्सा है। एक ही बांध से 748 गांवों को पीने का पानी दिया गया। सतधरु उसका नाम है, उस बांध का नाम है सतधरु। 748 गांवों को, 3 विधानसभा क्षेत्र के 748 गांवों को पानी दिया गया। मैं कांग्रेस पे सवाल करना चाहता हूं इस मंच से, आपकी कोई उपलब्धि पीने के पानी के लिए देश में हो तो बताइए। मैं दूसरी बात करता हूं, आपने जो अन्याय किया है सब देश के और इस राज्य के साथ कि प्रधानमंत्री आवास योजना तो गरीब आदमी के लिए थी, उसमें कुछ पैसा राज्य सरकार का भी लगता है। आपने वो इसलिए पैसा नहीं दिया कि लोग नरेंद्र मोदी का गाना गा रहे हैं, इसलिए आपने उनको वापस कर दिया। इस अपराध के लिए आपको माफ करना चाहिए क्या? मैं दूसरी बात कहता हूं, जल जीवन मिशन का पैसा जब तक कमलनाथ की सरकार इस राज्य में थी, हिम्मत है कांग्रेस में तो मेरी बात का जवाब दें कि आपने पैसा वापस किया, आपने जल जीवन मिशन का काम शुरू नहीं होने दिया। प्रश्न करता